जब आप कॉइन्स और स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ़ उस कागज़ को या उस धातु को इकट्ठा नहीं कर रहे हो। बेल्जियम से प्लेन कलर्ड मिरर यहाँ पे आया था, ठीक है जी? उसकी रिफ्लेक्शन इतनी गज़ब की थी कि पूरा महल चमकता था जिसको कहते हैं। आज के टाइम में वो सब का सब इलाका पाकिस्तान में है। कश्मीर तक का हिस्सा वो इंडो ग्रीक रूल के अंडर रहा। कुछ कॉपर के कॉइन्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाए। हर राजा ने अपने कॉइन्स ढालना स्टार्ट कर दिए धीरे-धीरे। चंबा एक ऐसा शहर हुआ करता था जिसे बसाया गया था सोच समझकर। बिल्कुल। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होते थे, सेक्टर सिस्टम होता था। बिल्कुल। वो कहाँ गया किसी को कुछ पता ही नहीं है। इट वाज़ अ प्लान्ड सिटी। गुप्त काल जो था, वो भारत का स्वर्ण काल कहा गया। नेपोलियन तो वाटरलू हार गया था, समुद्रगुप्त तो अपनी ज़िंदगी में कोई लड़ाई हारा ही नहीं। तो 1808 से लेके 1874 तक हमारे अपने कॉइन्स बने हैं जिन्हें चकली कहा जाता था। टाकरी हमारे चंबा की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस ज़माने में। टाकरी, ओके। लिखा है कि इसकी स्थापना 920 ईस्वी में हुई है, यानी आज के समय में ये शहर 1104 साल पुराना शहर है। तो इस वक्त मैं चंबा के इतिहास को पकड़ के बैठा हूँ। बिल्कुल। गुलेर को आप हिमाचल में ही है, परागपुर गुलेर, उसको हेरिटेज विलेज कहा जाता है। शिमला को ही देख लीजिए, वहाँ 100 साल पुरानी बिल्डिंगों को बताया, पर हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं है। अखड़चंडी को बचाने की पहल कोई नहीं करता, जी। रंग महल को बचाने की पहल कोई नहीं करता। टांकरी के ऊपर 1% काम नहीं हो रहा है चंबा में। टांकरी आज के टाइम में वो कहते हैं ना, विलुप्ति के कगार के ऊपर पहुंची हुई लैंग्वेज है। 1 या 2 लोग पढ़ने वाले रह गए हुए हैं। कुछ कमी तो है सिस्टम में यहाँ पे। अब ये चीज़ शिमला में नहीं देखी मैंने। अभी तक का सबसे महंगा कॉइन सर कौन सा है? हमराह पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बहुत एक खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वो एक हिस्टोरियन है, कॉइन कलेक्टर है, स्टैम्प्स भी कलेक्ट करते हैं। इनके साथ हमने विस्तार से कॉइन्स की हिस्ट्री, चंबा की हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली है। अगर आपको हिस्ट्री वाली चीज़ें जानना अच्छा लगता है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। जतिन जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों को पता है कि मेरा नाम जतिन और मैं चंबा शहर के मोहल्ला जुलाकड़ी से रहने वाला हूँ। जो ये मेरा जो अभी काम है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा अपना बिज़नेस है जो हम कर रहे हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मैं मास्टर्स है मेरी हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। तो जिस पर्पस के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ, इस पॉडकास्ट शो में हूँ, दैट इज़ न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स कलेक्शन। न्यूमिस्मेटिक मीन्स कॉइन्स कलेक्शन। और एक बड़ा मामूली सा और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है कि मेरी स्कूलिंग जो है शुरुआत में मठ स्कूल, बेसिकली हम चंबा के लोग सभी उसे मठ स्कूल कहते हैं। वैसे तो नाम महर्षि दयानंद आदर्श उच्च विद्यालय है। और हमारे स्कूल में फर्स्ट एनुअल फंक्शन होना था। इट वाज अराउंड 2000, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ। आई वॉज इन 7th क्लास। तो सभी को कहा गया कि कुछ ना कुछ बना के लेके आओ, एक एग्जीबिशन लगेगी एंड स्टूडेंट्स विल गेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज। अब बच्चों में तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आज की, उस जमाने में भी थी, आज भी है कि प्राइज इज अ थिंग, जिसको कहते हैं एक मोमेंटो मिलना, दैट इज अ बिग थिंग। तो मुझे भी था। अब समझ नहीं आ रहा, कोई पेंटिंग बना के लेके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरे पास घर में मेरे दादी जी ने मुझे कुछ सिक्के दिए। उनके पास कुछ पुराने सिक्के थे अपने। और मेरे पड़ोस में एक भैया थे, पंकज भैया, उनके पास कुछ फॉरेन के कॉइन्स और नोट थे। तो उन्होंने वो दिए। तो अराउंड 40 कॉइन्स और पेपर मनी नोट्स का मैंने एक कलेक्शन, एक शीशे के ऊपर लगा के उनको चिपका के, मुझे इतना भी नहीं पता था कि उसको गूंद से नहीं चिपकाया जाता, बट फिर भी उस समय बच्चे थे और वो चिपका के मैंने एग्जिबिट किया एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज जब मिला और आई वाज सो हैप्पी कि भाई फर्स्ट प्राइज मिल रहा है। तो ना ये एक प्राइज का लालच कह सकते हैं आप इसे। और ये मेरी एक हॉबी बन गई। इट वाज नॉट माय हॉबी, बट ये वहाँ से मेरी हॉबी कि मुझे न्यूमिस्मेटिक संभालना आ गया। हाँ, शुरुआत में कुछ गलतियाँ हुई, बट बहुत कुछ सीखा। फिर मिंजर हमारे चंबा में जो हर साल होता है, तो मिंजर आना और
एट दैट टाइम मेरी पॉकेट मनी वाज़ लाइक 1 रुपी अ डे, 1 रुपया मिलता था हमें। तो उसमें ही अपना वो पॉकेट मनी में अपना खाना-पीना एंड मैंने ना पैसे जोड़ने फिर धीरे-धीरे करके, हालाँकि मैं पैसे जोड़ने वालों में से नहीं हूँ, बट उस समय जोड़ने और मिंजर में कॉपर कॉइन्स बिकने आते थे। आज नहीं आते उस तरह से, बट उस समय कॉपर कॉइन्स बिकने आते थे तो मैंने क्वार्टर आना, 1 आना, 2 आना जो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स थे कॉलोनी टाइम पे वो खरीदना स्टार्ट शुरुआत इस तरह से आप कह सकते हैं कि कलेक्शन की शुरुआत आई। धीरे-धीरे इस चीज़ के बारे में जाना, सेकंड ईयर में भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। जब मैं स्कूल का 8th क्लास में हुआ तो एनुअल फंक्शन हुआ, मैंने फिर से थोड़ी-सी बढ़ा के इस बार अब अराउंड 100 कॉइन्स करके और मैंने एग्ज़िबिट किया एंड एट दैट टाइम अगेन आई गॉट फर्स्ट प्राइज़। सो ये कंटिन्यूटी चलती रही। तो न्यूमिस्मेटिक टर्म जो थी ये मुझे बड़ी बाद में गाइड की गई। यहाँ चंबा म्यूज़ियम जो भूरी सिंह म्यूज़ियम है, इसके क्यूरेटर होते थे डॉक्टर हरि चौहान। ही इज़ फ्रॉम शिमला, ही इज़ राइट नाउ इन शिमला। तो मुझे कोई कॉइन्स मिलने तो मैंने उनसे जाके पूछना, सर ये क्या है, ये क्या है? एंड ही गाइडेड मी वेरी वेल। उससे मेरा झुकाव कॉइन्स पे, उससे मेरा झुकाव हिस्ट्री की तरफ और बढ़ा और यही एक रीज़न भी कह सकते हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना मैंने हिस्ट्री में इसी रीज़न से किया। तो न्यूमिस्मेटिक साथ में मेरी दूसरी हॉबी जो थोड़ी-सी अलग है दैट इज़ फिलेटली। फिलेटली मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जो पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं। जो पोस्टल स्टैम्प्स होती है। ओके। एक्चुअली ये इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग है किस्सा। इसकी कलेक्शन मेरी मैं एक्चुअली आफ्टर 12th मैं शिमला चला गया पढ़ने के लिए और संजौली में एडमिशन लेने के बाद एक छोटा-सा ना फंक्शन था मॉल पे, गेयटी थिएटर शिमला के एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो वहाँ पे एक दिन आई वाज़ देयर एंड वहाँ पे एक छोटी-सी एग्ज़िबिशन लगी थी, मतलब 10 to 12 फ्रेम्स वर देयर एंड उसमें स्टैम्प्स डिस्प्लेड थे। आई वाज़ अमेज़्ड कि ये भी कोई चीज़ है, लोग ये भी कलेक्ट करते हैं, दिस इज़ समथिंग। तो वहाँ पे प्रेम वर्मा जी होते थे एंड उन्होंने मुझे बोला जी ये ऐसा-ऐसा होता है एंड थिंग। तो मैंने कहा जी कैसे कलेक्ट किया जाता है? तो ही सेड कि भई फिलेटली का अकाउंट बनता है यहाँ पे, जो भी स्टैम्प्स रिलीज़ होती है वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पहुँचेगी और आप कलेक्ट कीजिए। तो मैंने तो कहा जी ये स्टैम्प्स कौन-सी होती है? स्टैम्प्स तो चीता बिल्ली की एक स्टैम्प ₹5 की आती थी उस ज़माने में। मतलब वही स्टैम्प्स तो हम हर लेटर पे देखते हैं। बोला जी स्टैम्प्स बेटा 2 तरह की होती है। मैंने कहा जी 2 तरह की होती है? बोला एक होती है कमेमोरेटिव, एक होती है जनरल स्टैम्प्स। जनरल स्टैम्प्स ये चीता बिल्ली या महात्मा गांधी सीरीज़ या अटल बिहारी वाजपेयी सीरीज़ इस तरह की मतलब करोड़ों-करोड़ों स्टैम्प्स बन जाती है हिंदुस्तान में जो जनरल फ्रीक्वेंट मतलब इसमें चलती है। जो कमेमोरेटिव होती है वंस दे रिलीज्ड एक इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब अगर कोई स्टैम्प मान लीजिए शिमला के सेंट पीटर्स कॉलेज पे स्टैम्प रिलीज हुआ था, तो इसकी क्वांटिटी थी अराउंड 8 लैक्स। तो 8 लाख स्टैम्प्स ही पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हुए थे साथ। उसके बाद वो रिलीज नहीं होंगे, वो जनरली मिलेंगे नहीं। जो कलेक्टर्स हैं उन्हीं के पास रहेंगे, तो मतलब धीरे-धीरे करके वो रेयर बन जाते हैं। तो दिस इज़ अनदर हॉबी। फिर मैंने उसके बारे में भी और जो भी मेरी पॉकेट मनी मुझे पॉकेट अलाउ करती थी क्योंकि आई वाज़ आल्सो कलेक्टिंग न्यूमिस्मेटिक, तो मैंने ये शौक भी स्टार्ट किया वहाँ शिमला से और वहाँ पे बहुत एनकरेजमेंट मिली मुझे इस चीज़ के लिए। मैं 5 साल तक वहाँ पे एग्ज़िबिट करता रहा अपने स्टैम्प्स जो मैंने बढ़ाई। आज जो लास्ट मैंने जब एग्ज़िबिट किया था तो आई वाज़ द विनर इन यूथ सेक्शन, पूरे हिमाचल में विनर था। पूरे हिमाचल में। हाँ। ओके। तो शिमला में इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है। फिर मैं चंबा भी आया। यहाँ भी मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ अराउंड डलहौज़ी में 2 लगा चुका हूँ, सुरगानी में 1 लगा चुका हूँ, चंबा शहर में 2 एग्ज़िबिशन्स लगा चुका हूँ। मतलब 5 एग्ज़िबिशन्स मैं यहाँ पे भी लगा चुका हूँ। बट यहाँ पे कभी ना डिपार्टमेंट का, ना एडमिनिस्ट्रेशन का, ना स्कूल्स का उस तरह से हमें सपोर्ट। बच्चे मतलब कोऑपरेट कर, बच्चों के लिए एक नई चीज़ है। वो जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। बट बात ये है कि कुछ कमी तो है सिस्टम में यहाँ पे। अब ये चीज़ शिमला में नहीं देखी मैंने। शिमला में मतलब इस चीज़ को इतना एनकरेज किया गया और बच्चों से लेके स्कूल से लेके हर चीज़ ने वहाँ पे तो आज के टाइम पे किकली नाम से एक स्टैम्प और ये कलेक्शंस का पूरा क्लब बना हुआ है। शिमला फ्लैटली क्लब अलग से रन कर रहा है। तो वहाँ पे इस चीज़ को एनकरेज किया गया है। हमारे यहाँ पे एनकरेज नहीं किया गया।
देखिए आप जब आप कॉइन्स और स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ़ उस कागज़ को या उस धातु को इकट्ठा नहीं कर रहे हो। आप अपने साथ इतिहास इकट्ठा कर रहे हो। इतिहास को इकट्ठा कर रहे हैं, जी। बिल्कुल, ठीक है जी। तो जब आप इतिहास इकट्ठा कर रहे हो, तो दैट विल गिव यू अ वैल्यू एज़ वेल। एंटीक्स की वैल्यू रहती है जिस तरह से, उसी तरह से कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी एक वैल्यू छिपी हुई है। छुपी हुई है, ठीक है जी। जी। और जब आपका मन करे कि आपको अब ये नहीं करना है, मान लीजिए कभी आपका हालात आ गया, आप एक समय के बाद इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, तो दैट विल पे यू बैक। जो आपने लगाया है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, दैट विल कम टू यू थ्रू एन अब तो ऑनलाइन ज़माना हो गया है। यू कैन सेल देम अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहें। बट इसके साथ आप अपने साथ एक इतिहास लेके चल रहे हो, जिसे आप जनरेशन टू जनरेशन आगे हैंड ओवर, जिस तरह से आप प्रॉपर्टीज हैंड ओवर करते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज योर एसेट। आप एक एसेट बना रहे हैं। कोई एसेट बनाता है ऑन ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, कोई लैंड खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई शेयर्स खरीद रहा है। सो दिस इज अ थिंग विच यू आर कलेक्टिंग, जो एंड कलेक्टिंग एज एसेट। मैंने ये एसेट बनाया कि आज मेरे पास ये कलेक्शन है। देखिए, अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है जी। बट एक सर्टेन एज के बाद तो वो चीज़ें छूट जाती हैं, वो मैदान छूट जाता है। इसमें तो आप 80s में भी पहुंच जाओ अपने, वंस अ कलेक्टर इज ऑलवेज अ कलेक्टर। तो आज मुझे 23 साल हो चुके हैं कि मैं कॉइन्स इकट्ठे कर रहा हूँ। इकट्ठे कर रहे हो, तो हाँ। अभी तक कितने कॉइन्स आप इकट्ठे कर चुके हैं सर? देखिए, कॉइन्स कलेक्शन में बहुत 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 पैसा चाहिए आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि कॉइन्स बेसिकली, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो बहुत पहले का ज़माना था, उस समय बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों का लेन-देन। करेंसी तो थी नहीं, जी। तो चीज़ों के लेन-देन से, आपके पास नमक है तो आप मुझे नमक देंगे। मेरे पास अगर मान लीजिए कोई फ्रूट है या सब्ज़ी है, मैं आपको उसके बदले वो चीज़ दे देता था। तो दैट इज़ बार्टर सिस्टम, जो पहले चलता था। बट धीरे-धीरे जो कॉइन्स आए हिंदुस्तान में की अगर बात ली जाए, तो दैट वाज़ पंच मार्क्ड कॉइन्स जो शुरुआत हुए। पंच मार्क मीन्स पंच किया गया पंच coin, किया गया कॉइन, जी। ठीक है? जी। बेसिकली सिंपली, ठीक है जी। लेटर देखिए बहुत से कॉइन्स मिले। हिंदुस्तान की हिस्ट्री आपको पता है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। जी। ठीक है? तो इंडो ग्रीक कॉइन्स मिलना बहुत बड़ी बात थी। इंडो ग्रीक कॉइन्स जो ग्रीकन्स ने सिकंदर का, आपको सबको पता है कि सिकंदर ने अटैक किया था जी। इंडिया पे 326 बीसी पे। जी। ठीक है जी। तो मैं एडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीसी में बात कर रहा हूँ। तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है जी। तो उसके बाद जो इंडो ग्रीक यहाँ पे रहे, उसके बाद रूलर्स जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज के टाइम में वो सबका सब इलाका पाकिस्तान में है। तक्षशिला, पेशावर, ये सब का जो इलाका होता था, कश्मीर तक का हिस्सा, वो इंडो ग्रीक रूल के अंडर रहा उस जमाने में। तो आज भी बहुत से कॉइन्स, कॉपर, सिल्वर और इवन गोल्ड, वो उस एरिया में मिलते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर कुछ जुगाड़ करके, कुछ हिम्मत करके, पिछले साल नहीं, पिछले से भी पिछले साल 2022 में, तो मैंने वो इंडो ग्रीक कॉइन्स कुछ हद तक, कुछ कॉपर के कॉइन्स मैंने पाकिस्तान से मंगवाए, क्योंकि किसी चैनल के ज़रिए मंगवाए या नहीं, मतलब नहीं, ऑनलाइन नहीं, आपने वहाँ पे भी मेरी तरह, देखिए आज के टाइम में जब मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन सब कुछ है, तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी पावर है। तो थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, कुछ दोस्त, देखिए सरकारें तो नहीं बनने दे रही है सरकारों ने तो बीच में गैप लगा रखा है। तो फिलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप पाकिस्तानियों से और वो आपसे बात कर सकते हैं। बात कर सकते लोग तो अच्छे ही हैं, हैं? जी। ठीक है जी, हालात बुरे हैं बीच में, ठीक है। तो वहाँ भी मेरी तरह एक कलेक्टर है, ही कलेक्ट्स एंटीक्स, और वो बहुत सी एंटीक्स कलेक्ट करते हैं। मोहसिन फराज उनका नाम है, लाहौर से हैं वो। तो उनसे मेरा राब्ता फेसबुक के थ्रू हुआ। इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब नाम का एक ग्रुप था उसमें, और उन्हें कुछ ये लॉट मिला। ही केप्ट सम कॉइन्स फॉर हिमसेल्फ, बट ही सेड कि जतिन, इफ यू वांट सम कॉइन्स आई कैन सेंड यू। और जब उन्होंने मुझे बताया कि ये वैल्यू है इन कॉइन्स की, और अगर, क्योंकि दे वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, यहाँ पे बहुत हायर कॉस्ट पे अवेलेबल थे, क्योंकि अलग हो गए, एरिया हमारे पास है नहीं। ठीक है जी। अब मुगल कॉइन्स मिलना इट्स ए इजी थिंग इन इंडिया, ठीक है जी, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे थी, ठीक है जी, मिंट यहाँ पे भी था। तो इंडो ग्रीक का मिंट बेसिकली गांधार और इसके तक्षशिला के आसपास इस तरह से था। तो हुआ ये कि मैंने कहा कि भाई कॉइन्स तो चाहिए। अब इस पे भी देखिए लॉजिकल बात नहीं रही।
क्योंकि इंडिया भी और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है ट्रेड है नहीं इस ज़माने में। तो अगर आप थ्रू पोस्ट आप नहीं भेज सकते, तो इंटरनेशनल कुरियर सर्विस लगती है। तो मैंने कहा कि कुरियर का पता कीजिए, तो कुरियर चार्जेस बस मतलब हाफ ऑफ द कॉस्ट, जो मेरे पास कॉइन्स का वो था, उसका हाफ कॉस्ट बताया जा रहा था, हज़ारों में। ठीक है? तो मैंने कहा नहीं, नहीं भई ये तो वर्थ ही नहीं है इन चीज़ों की। तो ही सेंट दोज़ कॉइन्स टू दुबई। मैंने यहाँ से दुबई के लिए वो पैसा भेजा एंड दुबई से कोई मेरे नॉन थे यहाँ चंबा से, वो गए वहाँ पे घूमने के लिए। आई टोल्ड हिम कि इफ यू आर कमिंग बैक प्लीज़ ब्रिंग माय, देवर 10 इन नंबर, 10 ही सिक्के थे, वो अपने साथ लेके आए और तब वो कलेक्शन मुझे मिली। सोचिए यहाँ से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पे वो लड़का रहता है, बट मैं उससे जाके वो चीज़ नहीं लेता। मुझे दुबई के चैनल से वो कॉइन्स और जो 2000 साल पुराने सिक्के हैं, जो संयुक्त भारत के सिक्के थे, वो हमें इस तरह से मिले हैं। और आज के समय में मेरी कलेक्शन में सबसे पुराने सिक्के वही इंडो ग्रीक कॉइन्स है, जो लगभग 2000 साल पुराने हैं। थोड़ी-सी हिस्ट्री बताइए सर, ये कॉइन्स की जो हिस्ट्री है, जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास इंडो ग्रीक कॉइन्स है, जी, आपके पास मुगल काल वाले कॉइन्स भी होंगे, जी, तो मतलब डिफरेंट कॉइन्स आपके पास हैं, मतलब उनके पीछे जो आपने बताया कि हम हिस्ट्री कैरी करते हैं, कॉइन्स कैरी नहीं करते हैं। जी, जी। तो थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि कॉइन्स इंडिया के अंदर कॉइन्स की जो हिस्ट्री है वो कैसी है सर? कैसे शुरू हुए और कैसे-कैसे उसका जो है वो एडवांसमेंट होती गई, कॉइन्स चेंज होते गए, उनकी वैल्यू चेंज होती गई? तो थोड़ा-सा वो विस्तार में बताइए सर। देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया कि पंच मार्क कॉइन्स वो बेसिक है इंडिया में, वो बेसिक है। जी, 6th सेंचुरी एडी आते-आते भारत 16 स्टेट्स में बँट चुका था। उसे कहा जाता है महाजनपद। उस ज़माने में महाजनपद कहा, जैसे आज के टाइम में आप ले लीजिए स्टेट्स है, वी हैव 29 स्टेट्स, भारत में आज 29 स्टेट्स है, तो उस ज़माने में 16 महाजनपद थे। सबसे स्ट्रॉन्ग उस ज़माने में मगध को माना जाता था, जो आज का प्रेज़ेंट बिहार है, पाटलिपुत्र का एरिया। ठीक है जी? तो ये जो राजा थे दे वर स्ट्रॉन्ग। तो हर राजा ने अपने कॉइन्स ढालना स्टार्ट कर दिए धीरे-धीरे। जो अपने कॉइन्स, अब देखिए कॉइन्स जो होते हैं वो, मैंने कहा ना कि आपको इतिहास लेके चलते हैं, तो उस देश की इकॉनमी लेके भी चलते हैं साथ में। बात ये हुँ, कि कौन-सा राज्य कितना समृद्ध है, तो वो उसी धातु में या उसी मेटल में सिक्के ढालता था। है ना? ठीक है जी। तो क्या हुआ कि हिंदुस्तान में तो तांबे के, पहले जो तांबे के निकले, साथ में सोने के सिक्के निकले हैं, चांदी के सिक्के निकले हैं। अब देखिए बहुत लंबी हिस्ट्री पे तो नहीं जाएँगे। गुप्त काल जो था, वो भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। जी, स्वर्ण काल कहा गया है, ठीक है जी। तो उस ज़माने के जो जितने भी कॉइन्स हैं, समुद्रगुप्त के देख लीजिए आप, ठीक है जी। तो ये जितने भी कॉइन्स आए, वो मैक्सिमम हर रूलर ने सोने के सिक्के निकाले हैं। दे आर वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल है। आज भी मिलते हैं, रेयर है, बट वर्थ जो होती है उनकी कुछ लाखों में होती है, ठीक है जी। तो जब हम कमाएँगे उस तरह से, तो शायद हम अपनी कलेक्शन में उस चीज़ को ऐड करें। अभी तक फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया कि मैं कॉइन्स में जहाँ तक रिलेवेंस है, मेरे पास इंडो ग्रीक में जो आया वो दैट वाज़ कॉपर कॉइन, ठीक है। और चांदी के जो सिक्के हैं वो मुगल ईरा से लेके फिर मेरे पास ब्रिटिश ईरा के हैं, जिसको कहते हैं। तो ये कॉइन्स कंटिन्यूटी में चलते रहे, ठीक है। फिर बाद में देखिए ये स्टेट्स घटते रहे, बढ़ते रहे। कंट्री का रीजन जो था वो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप सब कुछ ले लीजिए, ठीक है ना। अलग-अलग, अशोक के समय में भारत अलग था, जी, ठीक है जी। बिंदुसार के समय में भारत अलग था। समुद्रगुप्त को मतलब बेशक कहा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, बट ही वाज़ मोर सक्सेसफुल देन नेपोलियन। नेपोलियन तो वाटरलू हार गया था, समुद्रगुप्त तो अपनी ज़िंदगी में कोई लड़ाई हारा ही नहीं, ठीक है जी। तो वो तो जीतता रहा और उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो हिंदुस्तान तो मतलब हम हिस्ट्री की बुक्स में है कि तमिल जो रूलर्स थे हमारे, उन्होंने तो साउथ ईस्ट एशिया तक अपने किंगडम्स बसाए हुए थे, जो प्रेजेंटली थाईलैंड और मलेशिया तक के हिस्से है, वहाँ तक हिंदुस्तान का टेरिटरी रही है। ठीक कनिष्क के टाइम पे इवन चाइना तक हमारा, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से हमारे पास थे। महाराजा रणजीत सिंह तक के टाइम में अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा हमारे पास रहा। तो आप कहेंगे तो अलग-अलग समय पे कॉइन्स कंटिन्यूटी में चलते रहे, जो चांदी, सोने और तांबे के। तांबा जनरल सर्कुलेशन में हमेशा रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में तांबा अभ्रक बहुत मिलता है। चांदी भी थी, सोना भी था। आपको पता ही होगा 47 तक आई थिंक वर्ल्ड में सोना
हिंदुस्तान में अच्छे उसमें क्वांटिटी में, उस समय इतनी डिमांड नहीं थी, बट अफ्रीका में उस लेवल तक की खोज नहीं हुई थी। आज सोना वहीं से आता है पूरे वर्ष को, पर हिंदुस्तान में उस समय कर्नाटक में सोने और हीरे की खदानें थी। यहाँ पर एक सवाल है मेरा आपसे, जी। जैसे आपने बताया कि सोने के कॉइन होते थे, चांदी के होते थे, हाँ जी। तो इसमें क्वांटिटी, जैसे एक सिक्का ले लीजिए आप, चाहे जी। सोने का है या चांदी का है, तो क्वांटिटी कैसी रहती थी और समय के साथ वो कैसी बदली सर? देखिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको रियासतें कहा जाता है आज के ज़माने में, जी। उस ज़माने में 47 में रियासत वैसे खत्म हो गई है क्योंकि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। तो रियासतों में जो सिक्के थे, वो जनरली अच्छी क्वांटिटी के, मतलब वेट प्रॉपर रहता था, ठीक है जी। ब्रिटिश एरा में भी ये चीज़ें चलती रही। आपको पता है कि प्लासी हुई 1757 में, 64 में बक्सर हुआ 1764 में। तो उसके बाद सिचुएशंस हिंदुस्तान में चेंज हो गई। रियासतों को जब बंगाल, बिहार और अवध, आज का जो आप यूपी का एरिया कहेंगे, ये अंग्रेजों को मिल गया था। उसके बाद से इंडिया की ज्योग्राफी और ये जो स्टेट सिस्टम है धीरे-धीरे बदलता गया, चेंज होता गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी से 1858 में, क्योंकि 57 में रिवेलियन हुआ था, 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं आप कि हमारा जो हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी थी हमारे बुजुर्गों ने, तो 1858 में डायरेक्ट इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया था और हिंदुस्तान में क्वीन विक्टोरिया का रूल स्टार्ट हो गया। तब तक भी इवन एडवर्ड 7 और जॉर्ज 5 तक के वक्त में जो चांदी के सिक्के चलते थे, दे वर 95% प्योर। हिंदुस्तान में रुपया चलता था, वो प्योर चांदी का होता था उस जमाने में। इससे ये लगता है पता कि वी वर स्ट्रॉन्ग इनफ, हमारी इकॉनमी बहुत बढ़िया थी। जो हमारी मोहरें थी वो सोने की थी। हिंदुस्तान में मोहर होती थी, ब्रिटिश टाइम में भी वो सोने की होती थी, 1 मोहर, 2 मोहर इस तरह से। और कुछ नोट्स भी होते थे। नोट तो चलो हमेशा ही रहे, मतलब नोट लेटर आए हैं, बाद में आए हैं, पहले तो नहीं थे। पहले कॉइन्स कॉइन्स का जो वक्त है वो हज़ारों सालों का है। नोट्स का भी आप रखिए कोई 150 साल से, 150 क्या पौने 200 साल से आप ये रखिए कि जो फ्रीक्वेंट चल रहे, क्योंकि इसकी लाइफ नहीं रह पाती उस तरह से। कागज़ है, लाइफ नहीं रह पाती। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड आया, जॉर्ज 6 आए हिंदुस्तान में 1937 के आसपास। तो देखिए उनके पास भी संसाधन नहीं रहे, हिंदुस्तान का तो खून वैसे ही चूस लिया गया था। तो हमारी जो कॉइन्स में खोट स्टार्ट हो गई। उन्होंने ना धीरे-धीरे करते 50-50 का रेशियो डाल दिया, जो हमारे रुपए में था। 50% चांदी रही, 50% अलग-अलग धातुएँ रही। और 47 तक तो आते-आते मतलब चांदी 10% भी नहीं रहेगी थी। जो 47 का रुपया है, मतलब उस समय आज के टाइम में जो रिज़र्व बैंक का आप जो लोगो देखते हैं, एक शेर है, ठीक है जी? तो वही 47 के रुपए के ऊपर उभरा हुआ है शेर एक। उससे पहले तक नहीं होता था। 47 उसमें लिखा होता था ₹1 सिंपल, और बैक साइड पे ब्रिटिश जो क्राउन, मतलब एडवर्ड 7 या जॉर्ज 5, मैं आपको बता रहा था जॉर्ज 6, उनके एक पिक्चर रहती थी और उनका नाम रहता था। बट 1947 में एक रुपया लिखा गया, वो शेर के उसके ऊपर लिखा गया और बैक साइड पे फिर से ब्रिटिश लोगो ही था। तो उसमें चांदी की मिलावट आप सोचिए सिर्फ 10% रह गई थी। सिर्फ 10%? तो मतलब वो हमें इस हाल में छोड़ गए थे। उसके बाद तो हिंदुस्तान जब हम आज़ाद हुए तो मतलब हम तो मतलब एक सुई बनाने लायक नहीं छोड़ा था उन्हें हमें। तो आप इकॉनमी की हालत उस ज़माने में देख सकते हैं। तो ही मतलब आप सोचिए ना कि रुपया चांदी का क्या बनता हिंदुस्तान में। तो हम निक्कल पे, एल्यूमीनियम पे, कॉपर पे बनाते रहे कॉइन्स। ये तो धीरे-धीरे सिचुएशन सुधरती रही। आज भी कोई हम बहुत बड़ी एक इकॉनमी नहीं है। देखिए डिनोमिनेशन एक कंट्री की बहुत वैल्यू करती है। आप देखेंगे यूएस में आप जाएँगे तो $50 का नोट होना, दैट इज़ अ बिग थिंग विद समवन। $50 इज़ अ हैंडसम अमाउंट जिसको कहते हैं कि आपके पास पॉकेट में है जिस समय। तो डिनोमिनेशन जो कंट्री की होती है वो बहुत वैल्यू करती है। अब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डिनोमिनेशन इस समय ₹2000 की है। बंद कर दी सरकार ने, अब ₹500 रह गया जिसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इससे धीरे-धीरे हम मतलब एक तरह से कहेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जितनी छोटी डिनोमिनेशन उतने आप धीरे-धीरे करके आप इवन इंग्लैंड चले जाए तो 100 पाउंड इज़ अ बिग थिंग जिसको कहते हैं। 50 पाउंड का नोट होना, 100 पाउंड होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है कि आपके पास इतने बड़े नोट हैं। जनरली 10 पाउंड, 20 पाउंड के नोट सर्कुलेशन में ज़्यादा रहते हैं। जितनी छोटी डिनोमिनेशन सर्कुलेशन में रहेगी, जितनी प्योरिटी के साथ रहेगी, उतना ही बढ़िया। फिलहाल सोने चांदी के सिक्के तो सरकारों ने बनाना
बन के जो भी बनते हैं वो कमेमोरेटिव कॉइन्स बनते हैं, आज भी बनते हैं, कमेमोरेटिव कॉइन्स भी बनते हैं। भारत सरकार भी रिलीज़ करती है, हमारे पास मिंट्स है, नोएडा में है, पुणे में है, नासिक में जिसको कहते हैं, मुंबई में है, कलकत्ता में है। तो ये जो मिंट्स होती है ये कॉइन्स रिलीज़ करती है, नोट रिलीज़ करती है, नोट है हमारे वो नासिक से होके आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आती है तो सरकारें कई बार कमेमोरेटिव कॉइन्स और नोट्स भी रिलीज़ करती है, किसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी अगर उनकी डेथ की आप बरसी या उनकी जन्म की शताब्दी बना रहे हैं या कुछ है, तो सरकार जब रिलीज़ करती है ₹75 का स्पेशल सिक्का निकालेगी, वो कभी सर्कुलेशन में नहीं आता। वो सिर्फ़ हुँ। आपको मिंट्स में मिलता है और उसको आप कलेक्ट, वो जस्ट दे आर जस्ट कलेक्टेबल, वो आप उनको रख सकते हैं कलेक्शंस के लिए। ओके, ओके। हाँ। सो यहाँ पर एक सवाल मेरा आता है, थोड़ा-सा हिस्ट्री में बहुत पीछे चलते हैं। जी, शुरुआत में तो कॉइन्स नहीं होते थे, कहीं न कहीं से तो इनकी शुरुआत हुई होगी, है ना? पहले तो ट्रेड्स जैसे जैसे आप बता ही रहे थे कि बार्टर सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कुछ दे दिया और किसी से कुछ ले लिया। ठीक है। तो ये कॉइन्स की ज़रूरत पड़ी क्यों सर? कि कॉइन्स की ज़रूरत पड़ी इसी के लिए, देखिए अब आपके पास बकरी, आप बकरवा लो, आप, मैं बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप बकरवा लो, आप पहाड़ों पे चल रहे हो, यू आर ए पोहाल, ठीक है? पोहाल हमारी लोकल भाषा में जी, चंडियाली में पोहाल जी, कहा जाता है जी। और बकरियाँ आपके पास है, तो आप पोहालों की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है नमक। जब वो धारों पे चली, उनको नमक चाहिए। मैं सॉल्ट ट्रेडर हूँ, मान लीजिए रॉक सॉल्ट ट्रेडर हूँ, तो आप मेरे पास डील करेंगे आके। तो आप कैसे डील करेंगे? आप बकरे के बदले तो नहीं, अब देखिए मैं आपको, मेरे पास जी, नमक होगा, मैं आपको कुछ मन, पहले मन इस तरह से चलता था ना कि किलोज़ तो नहीं था, ठीक है? सेर, मन, ये इन चीज़ों में क्वांटिटी होती थी। तो आज के टाइम में किलोग्राम या ये इस तरह से चलता है। तो जब मैं आपको करूँगा तो फिर आप मेरे को उतना बकरा काट के तो नहीं देंगे, आपके लिए तो वो निर्जीव हो गया ना, आपने जितना काट जी। दिया तो वो तो निर्जीव हो गया। निर्जीव हो गया। दैट वाज़ द मेन रीज़न कि वो पंच मार्क कॉइन्स चलना स्टार्ट हुए वो, ठीक है? और इससे क्या हुआ कि रूलर्स का भी एक एरिया डिसाइफर हो गया कि देखिए ये मेरा एरिया है, यहाँ तक इंडिया की करेंसी इंडिया में ही चल रही है, दैट इज़ वैलिड, ठीक है जी? आप पाकिस्तान का सिक्का या नेपाल का सिक्का हिंदुस्तान में नहीं चला सकते। यू कैन ओनली एक्सचेंज इट इन द बैंक्स, ठीक है जी? तो ये एक एरिया भी डिसाइफर करते थे, ठीक है जी? और बहुत ईज़ी, यू कैन वन कैन कैरी इन हिज़ पॉकेट्स, कि वो कॉइन्स लेके कहीं भी जा सकते हैं। जी, वो पेपर मनी लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो इट वाज़ द मेन रीज़न। मेटल उसको और स्ट्रॉन्ग बनाती गई। कॉपर वाज़ ईज़िली अवेलेबल, तो वो जनरल मासेस के पास, मतलब पुअर टू पुअर लोग थे, उनके बीच में कॉपर चलता था, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों, कई बार तो क्या होता था कि रूलर के गुज़रने के 100-100 साल के बाद भी, मान लो अकबर का सिक्का था मुगल कॉइन्स में, तो अकबर ने अगर ढाला था तो वो अगले 100 साल तक चल रहा था। हुँ, अभी भी हमारे पास आप सर्कुलेशन में देखिए ₹100 का बड़ा नोट चल रहा है। हालाँकि हम कितने नोट दे चुके हैं। तो वो 90s में या 2000 में प्रिंटेड नोट है, वो 20-25 साल के बाद भी चल रहे हैं। इस तरह से कॉइन्स था तो 100-100 साल भी चले। कॉपर कॉइन्स वाज़ दैट फ्रीक्वेंट। जो चांदी और सोने के सिक्के थे वो हायर क्लास पे रहे हमेशा। तो उससे देखिए रुपया तो रुपया ही है, ठीक है जी? और पैसा तो पैसा ही है। तो वो वैल्यू डिसाइफर करने के लिए उनको मेटल का वो, मतलब रुपए को चांदी दी गई, मोहर को सोना दिया गया, ठीक है जी? इट वाज़ द रीज़न कि भई वो आप करेंसी को कैसे वैल्यू दे रहे हैं, और ये सिर्फ़ इसी के लिए कि आप व्यापार कर सकें, आप कहीं भी जा सकें और एरिया भी डिसाइफर कर सकें कि आपका एरिया यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक एक राजतंत्र था जो उस ज़माने में, वो उसका जो एक एक प्रबुद्ध जी। एरिया था, वो रूलर का एरिया था, वो वहीं पे है। तो वो कॉइन डिसाइफर कर देता था। सही है। सर एक और सवाल है मेरा, जैसे कि आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉइन्स होते हैं, वो कलेक्टिबल मतलब लोग कलेक्शन करते हैं उनकी। ठीक है? अभी तक का सबसे महँगा कॉइन सर कौन-सा है? देखिए एज़ सच मैं नहीं कह सकता कुछ भी। कॉइन्स रेयर होते हैं, बहुत से रेयर हैं, बहुत रेयर कॉइन्स हैं। अब बेसिक बेसिक में आप देखिए कि मैं जनरली सुनी-सुनाई बातों में भी माना जाता है इस चीज़ को कि 1984 में ₹1 का सिक्का था, इंदिरा गांधी जी के नाम पे, ठीक है जी? दैट दैट वाज़ रेयर कहा जाता है। 1939 में बॉम्बे मिंट का कॉइन है ₹1 का, दैट वाज़ रेयर माना जाता है। बाकी जितने भी मैंने आपको बताया कि वो, देखिए टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अब हिंदुस्तान देखिए कभी एक एक शांत देश तो रहा नहीं। अटैक्स इसके ऊपर लगातार होते रहे, इसके फ्रंटियर से। अलग-अलग रूलर्स आते रहे।
डिस्ट्रॉय करते रहे वो पिछली हिस्ट्री। नेचुरल है कोई भी नया आएगा तो वो पिछले को मिटा उस ज़माने में तो देखिए ना राजतंत्र डेमोक्रेसी और राजतंत्र में ये तो फ़र्क है कि वो पिछले को तो टोटली ख़त्म करेंगे, खत्म करेंगे जी। ठीक है जी? और अपने राज को स्टार्ट करने के लिए तो उनको हर एक चीज़ में ढालना है, तो वो पिछले को हर चीज़ में ख़त्म करने की कोशिश करते। तो इट वाज़ ऑन करेंसी एज़ वेल, ठीक है? तो वो दफ़न हो गए, शहर के शहर तबाह कर दिए गए, जला दिए गए, ठीक है जी? सोने के सिक्कों को या उसको पिघला के और अपने सिक्के ढाल दिया जाए, तो मतलब वो कहीं रूलर्स में रेयर हो जाता है। तो चांदी और जो सोने के सिक्के जो हमारे गुप्तन पीरियड के हैं या मौर्य काल के हैं, ठीक है जी? दे आर रेयर और उसके अलावा भी बहुत-बहुत छोटी-छोटी प्रिंसली स्टेट्स रही हैं इंडिया में। देखिए 526 तो 1947 में थी। उससे पहले भी बहुत छोटी-बड़ी स्टेट्स हमारे पास रही हैं, जिन्होंने कभी न कभी छोटे-मोटे कॉइन्स तो बहुत से कॉइन्स की बहुत वैल्यू रहती है। एवरी कॉइन इज़ रेयर देखिए सामने वाले की नीड के ऊपर दैट इज़ अप टू द नीड ऑफ द पर्सन ना, कि उसे उस कॉइन में क्या चाहिए, ठीक है जी? आपके लिए वो ₹5 का सिक्का भी हो सकता है और किसी के लिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ भी हो सकती बहुत है, ठीक है वैल्यूएबल जी? चीज़ भी हो सकती है। ठीक ओके, है, ओके। मैंने आपको कहा कि मैं फिलैटली भी कलेक्ट करता हूँ पोस्टल स्टैम्प्स। तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ा फ्रीक्वेंट बिल्कुल अभी का है। 2008 में मधुबाला जी के ऊपर एक स्टैम्प रिलीज़ हुआ। दैट वाज़ अ कमेमोरेटिव स्टैम्प। ₹5 का स्टैम्प भारत सरकार ने रिलीज़ कर दिया एंड आई थिंक वो 15 लाख स्टैम्प्स पूरे हिंदुस्तान के लिए रिलीज़ हुए थे। अब मधुबाला जी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हमारे सभी दर्शक जानते हैं। हालाँकि हमारी जनरेशन से वो बहुत पहले गुज़र चुके हैं, ठीक है जी? बट मुग़ल-ए आज़म में उनका रोल देख के वो सभी के ज़हन में एक है कि शी वाज़ अ प्रिटी लेडी, अ प्रिटी एक्ट्रेस। तो चाहे वो कलेक्टर था बंदा कोई या नहीं था, हर किसी के ज़हन में आती है कि यार अच्छा इनकी स्टैम्प रिलीज़ हुई, मैं भी एक रख लेता हूँ। एक यादगार के तौर पे रख लेता हूँ। अब हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोग रहते हैं। मधुबाला जी की जो स्टैम्प रिलीज़ हुई 2008 में ₹5 की, वही स्टैम्प 6 महीनों के अंदर ऑनलाइन ₹750 बिकने लग पड़ी। ₹5 की स्टैम्प, ₹5 की स्टैम्प। ओके। ₹750 में उसकी वैल्यू चलती गई। आज के टाइम में भी 1000 से ₹1200 की उसकी वैल्यू है, सिंगल स्टैम्प की वैल्यू। मैं आपको बड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ओके। ठीक है जी, कि कई चीज़ें आपके साथ-साथ आज रिलीज़ हो रही है और कल ही रेयर हो गई, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं रही। अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं है। रही। जी। ठीक है जी। तो कमेमोरेटिव में यही होता है कि वो एक लिमिटेड वैल्यू की और लिमिटेड क्वांटिटी की रिलीज़ होती है। तो जब जैसे ही सामने वाले की डिमांड के ऊपर रहता है, उसको पसंद आ गई चीज़ तो वो तो बोलेगा कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो वो बोली बनती है और इस तरह से वो वैल्यू बनती है। बाकी जब जहाँ तक मैंने आपको कॉइन्स की बात की या स्टैम्प्स की बात की, रेयर वो टाइम के हिसाब से खत्म होने पे देखिए हर चीज़ का एक कालजी चीज़ें हैं। कोई चीज़ बारिश से खत्म हो जाती है, कोई बाढ़ से खत्म हो जाती है, कोई आग लगने से खत्म हो जाती है। ठीक है? तो वो धीरे-धीरे उसी चीज़ के अकॉर्डिंग वैल्यू वैल्यू रहती है, वो उसी अकॉर्डिंग रेयर हो जाती है चीज़ें। ठीक है? ओके, ओके। हाँ जी। तो जैसे जो आपकी कलेक्शन है, कॉइन्स की कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। इसमें सबसे पुराना कॉइन कौन-सा है सर? मेरे पास सबसे पुराने मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इंडो ग्रीक इससे पहले मेरे पास मुगल कॉइन्स सबसे पुराने थे। हुँ, हुँ। पर अब मेरे पास सबसे पुराने सिक्के जो हैं वो इंडो ग्रीक कॉइन्स है जो भारत मतलब पूर्व आप कह सकते हैं कि पहले का भारत था जो हमारा तक्षशिला से हैं वो। तक्षशिला बहुत प्रोमिनेंट सेंटर था ट्रेड का भी और एजुकेशन का भी। तक्षशिला में यूनिवर्सिटी भी थी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी वैसे तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला आज के टाइम में पाकिस्तान में है जिसको कहते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पुराना जो कॉइन आप कह रहे हैं मैंने आपको पहले भी कहा वो इंडो ग्रीक कॉइन है जो तक्षशिला से है। तो मैं आपको तक्षशिला जो इंडो ग्रीक कॉइन है मैं आपको एक दिखा भी सकता हूँ। ये मेरे ओह! हाथ में ही है अभी। ओके, ये इंडो ग्रीक कॉइन है जिसको कहते हैं। ये ओके। मैं तक्षशिला से दिखा सकते हो प्लीज़? बिल्कुल, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए आप और साथ में आपको मैं दिखाता हूँ दैट इज़ अ मुगल कॉपर कॉइन ओके, जो सेंचुरीज़ तक चलता रहा। दे वर हेवी इन वेट ओके। और हम रहते हैं चंबा में। जी, तो चंबा की एक स्पेशलिटी थी कि हमारे भी यहाँ सिक्के बने थे अपने, ठीक है? हालाँकि हम ब्रिटिश रूल के अंडर रहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हालाँकि डायरेक्टली नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली कहेंगे क्योंकि डलहौज़ी तक उनका कैंटोनमेंट था और राजा ऑफ चंबा वाज़ रूलिंग टिल 47 उनकी छत्रछाया में ही थे बेसिकली। तो 1808 से लेके 1874 तक हमारे अपने कॉइन्स बने हैं जिन्हें चकली कहा जाता था। चंबा की चकली। चकली। जी। तो ओके, ये राजा चड़त सिंह
जो हमारे चंबा के राजा थे, जी। और ये उनका सिक्का है चंबा के राजा चढ़त सिंह का। Can इसमें you- एक तरफ लिखा जाता है श्री चढ़त सिंह सिंहासनाएँ, और बैक साइड पे श्री लक्ष्मीनाथ, जो चंबा के अधिष्ठाता थे, लक्ष्मीनाथ। Can you उनका please- नाम। can you please प्लीज show- प्लीज। वाओ, सो इस वक्त मैं चंबा के इतिहास को पकड़ के बैठा हूँ, बिल्कुल। और इसमें ये कौन सी लैंग्वेज है सर, इसमें जो लिखी गई है? भी आप बेसिकली कहेंगे, वैसे तो टाकरी हमारे चंबा की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस जमाने में। टाकरी, ओके ओके। सो ये टाकरी में लिखा है। तो देखिए दर्शकों, ये है चंबा का एंशिएंट कॉइन जो सर के पास कलेक्शन में पड़ा हुआ है, और ये इंडो ग्रीक कॉइन है, राइट? मतलब कि अंग्रेजों से भी पहले, हजारों साल पहले जो बिल्कुल कॉइन्स होते थे, ये वो वाला कॉइन है। और इसको अगर ध्यान से देखें तो इस पे भी कुछ लिखा है। ये कौन सी लैंग्वेज है सर? नहीं, देखिए इंडो ग्रीक लैंग्वेज है। इंडो ग्रीक रहेंगे, ग्रीक लैंग्वेज है, ओके, ग्रीक लैंग्वेज है। क्योंकि ग्रीकन्स का रूल था। इंडो जी। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के उस पार्ट पे उनका रूल रहा, जी, जिसको तो ओके। इंडो ग्रीक रूल। ओके। उसके बाद तो हमारे राजा अलग अलग आते रहे और अलग अलग जीतते रहे, जिसको कहते तो वो कुशांस आए, कुशांस ने उनको साइड किया। जी। उसके बाद छोटे छोटे जनपद आते रहे और वो जीतते रहे, अलग अलग राजाओं का टाइम रहा। ओके, सो ये जो इंडो ग्रीक वाला कॉइन है, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है, ये सब राइट? कॉपर के कॉइन ये से। अच्छा, ये चंबा का सारे भी ही कॉइन कॉ- कॉपर का है। अच्छा, कॉपर का ही कॉपर बना है का ना? ये उस वक्त मुझे लगता है 100% प्योर कॉपर होगा शायद जी, ये। कॉपर तो हमेशा ही प्योर रहा, जिसको जी, कहते जी, सर। बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये कॉइन्स दिखाने के लिए। मैं जिंदगी में पहली बार इतिहास को अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जी चंबा क्या मतलब कॉइन्स है जो जी, वो अपने साथ इतिहास लेके चलते हैं, और ये देखिए ये इतिहास आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। सच में सर, मतलब अभी अपने मुझे खुद को मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि हम चंबा के रहने वाले लोग हैं। हाँ। चंबा का ऐतिहासिक कॉइन जो है, जब हमने अपने हाथ में पकड़ा। बिल्कुल, उस समय देखिए ना, जी ब्रिटिश क्वार्टराना, ब्रिटिश रुपया, ये सब चीजें चलती थी, जी। पर चंबा के पास अपनी चकली भी थी। चंबा चकली। का इसे चकली कहा जाता है। जी तो चंबा चढ़ सिंह और श्री सिंह ने अपनी चलाई थी, और ये चकलियां जी, आज भी कई घरों में लोगों के पास मौजूद है ये। तो ओके। ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जब मुझे भी पहली मिली तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास चकली है। आज के समय पे मेरे पास 13 या 14 चकलियां होंगी, तो बड़ी संभाल के। और ये आपको मिली कहाँ से सर? देखिए अलग अलग जगहों से खरीदी है मैंने, और गिफ्ट भी की है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों के, सभी के घरों में दादा दादी नाना नानी सभी के पास है। जी तो वो कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। कुछ तो मजाक डालते थे कि क्या ये करता है, कुछ लोगों ने प्रोत्साहित भी किया, एनकरेज भी किया, और अपने कलेक्शंस जो उनके पास अवेलेबल था मुझे कुछ ने बेचा भी। तो जितना मेरे पास पॉकेट अलाउ करती थी, मैंने ये चीजें खरीदी भी अपनी। मतलब मैंने स्टूडेंट लाइफ की अपनी पॉकेट मनी मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, इन्वेस्ट किया है। और आज भी करता हूँ अपनी पॉकेट मनी से। आज भी मैं जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता है उतना मैं कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ आज भी। अभी तक एस्टिमेट आप कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं सर? देखिए इफ इट्स नॉट पर्सनल, पर ऐसा मैंने अभी तक काउंट किया नहीं है कभी भी, ओके। बट इट इज इन लैक्स। कुछ लाख तो होंगे जिसको कहते हैं, Lakhs क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे कॉइन्स कलेक्ट करते 23 साल हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं काफी टाइम से कलेक्ट कर रहा हूँ। दो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बट ये है कि हाँ मैंने अच्छे से कलेक्ट किया है। बहुत सी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, बहुत टाइम दिया है इनके ऊपर। हालांकि मैं उतना टाइम आज नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि जब आप एक उम्र के बाद आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, और कमाना भी पड़ता है, उसको उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। बाकी भी अब जैसे मुझे घूमना भी पसंद है, ट्रैकिंग भी अच्छी लगती है, तो थोड़ा पैसा वहाँ भी बचा के रखना पड़ता है। तो आप हर एक चीज़ कॉइन्स पे या स्टैम्प्स पे नहीं दे सकते, बट ये है कि 1% कुछ प्रतिशत मैंने अपना रखा हुआ है कि मैंने इनके ऊपर हर महीने इन्वेस्ट करना है, ये देना है। और जहाँ तक स्टैम्प्स की बात है, तो स्टैम्प्स मैंने शिमला में बहुत अलग अलग प्लेटलिस्ट कुछ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, एक बड़ा अच्छा सा किस्सा है वो भी बताता हूँ स्टैम्प्स के रिगार्डिंग। बिल्कुल। स्टैम्प्स की कलेक्शन को फिलेटली कहते हैं, मैं आपको वैसे बता दूं, ठीक है जी। तो 2011, हाँ 11 की बात नहीं 12 की बात है, मार्च 2012 की बात है। शिमला के गेटी थिएटर में मैंने एक यही स्टेट लेवल एग्जीबिशन था, शिमला डिवीजन ने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें, मेरे 10 फिल्म्स लगे थे यूथ सेक्शन में, एंड इट वाज फॉर 2 days। ये 2 दिनों की एग्जीबिशन थी, बट पब्लिक डिमांड पे ये 3 दिन की गई। शिमला के लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था, जिसको कहते हैं। रिस्पॉन्स था इसको लेके जी। तो
एक फॉरेनर आए थर्ड डे पे इन द लंच टाइम, ठीक है? वो एक ब्रिटिशर थे, ही वाज़ 84 इयर्स ओल्ड एंड एट दैट टाइम आई वाज़ विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के पास ही था एंड ही सेड यंग मैन मेरे को अपना कलेक्शन, जैसे ही सेड इन इंग्लिश कि भई शो मी योर कलेक्शन, है ना? टेल मी अबाउट योर कलेक्शन। तो मैंने उनको बड़े शौक से अपनी कलेक्शंस दिखाई, जो भी डिस्प्ले में थी स्टैम्प्स की। ही वाज़ वेरी हैप्पी। ही सेड कि आई एम आल्सो अ फिलैटेलिस्ट, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना एड्रेस दीजिए मुझे, आई विल सेंड यू सम स्टैम्प्स, मैं कुछ स्टैम्प्स आपको भेजूँगा। अब मैं तो खुश कि ले जी, मैं तो अपनी जी। एग्ज़िबिशन दिखाई है और चलो मेरे जी। को इंग्लैंड की भी कुछ स्टैम्प्स मिल जाएँगी। आप मानेंगे नहीं, महीने के बाद मुझे एक लेटर आता है, मैं उस समय शिमला ही था, और महीने के बाद मुझे एक लेटर यहाँ चंबा के एड्रेस पे आता है। उसमें 50 का स्टैम्प्स, छोटी-छोटी स्टैम्प्स आई। मैं फिर भी बहुत खुश कि देखो जी, उनको एग्ज़िबिशन में को ये दिखाने का 50 स्टैम्प्स। एक तो मैं वैसे भी वहाँ पे प्राइज़ भी मिला था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था यूथ सेक्शन में, और मेरे को 50 स्टैम्प्स देखो इंग्लैंड की मिल गई, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि मेरे को 50 स्टैम्प्स इंग्लैंड की मिलती है। बट टू माय सरप्राइज़ 15 दिन के बाद मुझे एक और पोस्टल कुरियर मिलता है एंड एट दैट टाइम मुझे एक बुकलेट मिलती है उसके अंदर, और उसके अंदर इंग्लैंड की 3000 अलग-अलग तरह की स्टैम्प्स उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, मुझे ओह! भेजी थी। क्या बात है सर। और वो भी बाइफरकेट करके कि हुँ। ये इस सन की है, ये इस सन की है, और उन्होंने लिखा कि भई देखिए मैं कलेक्ट करता हूँ, कुछ मैंने अपने लिए रखा है, अपने लिविंग के लिए, कि आपको पता है वहाँ पे फैमिली सिस्टम तो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि इससे अपनी लिविंग, वो कुछ स्टैम्प्स बेच देते थे, उससे अपनी लिविंग निकाल रहे थे। आई टोल्ड यू कि वो ही वाज़ 84 इयर्स ओल्ड। उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझसे ना कोई इंडियन स्टैम्प्स माँगे, ना मुझसे कोई रुपए माँगे। ही जस्ट सेंट मी जो स्टैम्प्स उनको लगा कि मेरी कलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो आज के टाइम में हिंदुस्तान के बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टैम्प्स जो है वो इंग्लैंड की है, और मेरे पास अराउंड अराउंड 110 देशों की स्टैम्प्स है आज के समय में, 110 10 देशों देशों की की है, स्टैम्प्स। और जो वाओ! सिक्के हैं वो भी अराउंड 87 कंट्रीज़ के हैं, 87 देशों के सिक्के हैं। और भारत में देखिए जो, क्योंकि हमारे पास बहुत पुराने कॉइन्स, और मैंने आपको कहा कि वो रेयर होते हैं, तो मैं अब धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ कि मैं साल का शायद एक ही ले पाऊँ, बट मैं रेयर कॉइन्स के ऊपर जाऊँ। उसपे बहुत सी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत से, क्योंकि ऑथेंटिक भी देखना होता है। डुप्लीकेसी बहुत है आज के ज़माने में, तो आपको हुँ, ऑथेंटिक भी जी। देखना है। ठीक है जी? लोग बहुत माहिर हो गए हैं कि वो डुप्लीकेट बनाने में। तो ऑथेंटिक कॉइन्स आपको एक ऑथेंटिक स्टेशन पे ही मिलेंगे या प्लेस पे मिलेंगे। तो फिर उस तरह से भारत कॉइन्स पे भी मैं अब थोड़ा-सा काम करना चाहता हूँ कि मैं कुछ एंटीक्स पे जाऊँ, और धीरे-धीरे अगले 5 से 10 सालों के अंदर मैं उसके ऊपर थोड़े और अच्छे से काम करूँगा। और जैसे अच्छे मैंने से इंडो काम ग्रीक करें। से शुरुआत कर ली है। जी, जी, जी। उसके बाद मैंने कुछ मुगल कॉइन्स भी लिए थे, जो चांदी के थे, जो शाहजहाँ के थे, और औरंगज़ेब के थे। ठीक है? लाहौर मिंट के। वो भी मैंने पाकिस्तान से मँगवाए थे, और महाराजा रणजीत सिंह का उनकी मोहर थी ₹1 की, वो भी मैंने पाकिस्तान से ही, लाहौर से ही मँगवाई थी, जिसको कहते हैं। सर बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक्चुअली मैं इंटरेस्टिंग मतलब इतना लग रहा है आप जो बता रहे हो, जी। तो इसलिए मैं बीच में आपसे पूछ रहा हूँ। अगर सपोज़ कीजिए कि आपको जो आपके पास कॉइन्स है या आपके पास स्टैम्प्स है, अगर कोई इस कलेक्शन को देखना चाहे तो सर कहाँ देख सकता है? आप कोई प्रदर्शनी चंबा में कहीं पे लगाते हो, कुछ करते हो ऐसा? जी, जी। मैंने चंबा में प्रदर्शनियाँ, देखिए ये काम डिपार्टमेंटल होते हैं बेसिकली। देखिए मेरे पास अभी कोई ऐसा एज़ सच कोई स्पेस है नहीं कि जहाँ पे मैं एग्ज़िबिट कर सकूँ। और ओके। देखिए इसके लिए सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली द थिंग इज़ सेफ्टी, कि आप जहाँ पे छोड़ के आराम से जा सकें डिस्प्ले लगा के। अब उसके लिए तो मुझे म्यूज़ियम सेटअप करना पड़ेगा, एंड मेरे पास म्यूज़ियम का सेटअप तो है नहीं यहाँ पे। तो चंबा में मैं अपनी कॉइन्स की और स्टैम्प्स की, मैंने आपको बताया जैसे कि 5 कर एग्ज़िबिशन्स लगा चुका हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू। एक बार भूरी सिंह म्यूज़ियम के सहयोग से मैंने कॉइन्स की कलेक्शन यहाँ लगाई थी, और अभी अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर में, अभी 20 से 22 दिसंबर के बीच में, म्यूज़ियम ऑफ कांगड़ा धर्मशाला में मैंने अपने कॉइन्स की एग्ज़िबिशन लगाई थी, उनके इन्विटेशन पे। तो बेसिकली वही कह रहा हूँ, कैरी करना मुश्किल होता है कॉइन्स को, क्योंकि वो वेट होते हैं, मेटल है तो वो वेट होगा ही होगा। और बट ये है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, बच्चे बहुत एनकरेज थे इस चीज़ के लिए, दे वांटेड टू कलेक्ट। ठीक है जी। तो चंबा में ऐसा है कि एज़ सच तो मैं, अगर कभी आपको देखना है तो मैं अपने घर पे ही दिखा सकता हूँ। ओके। बट
कभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमें सहयोग देंगे तो हम फ्लैटली एग्जीबिशन लगाएँगे या फिर कोई भोरी सिंह म्यूज़ियम है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कभी चाहेगा तो हम कॉइन्स की भी एग्जीबिशन मैंने जैसे मेडिकल कॉलेज में एक लेक्चर दिया था, तो इट वाज़ अ डे एग्जीबिशन बेसिकली और वहाँ पे हमने फ्लैटली भी एग्ज़िबिट की थी अपनी और उसके साथ एक क्विज़ भी हुआ था फ्लैटली। तो वो बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। बट उसके बाद वही कह रहा हूँ ना डिपार्टमेंट्स की ढील, उनके पास टारगेट्स ही इतने होते हैं कि उनके पास इन चीज़ों के लिए समय ही नहीं है कि ये समय इस तरह की एक्टिविटीज़ जी, और ना ही स्कूल करा पा रहे। शायद उन्हें भी नहीं पता कि हम ये चीज़ें करते हैं और ये चीज़ भी हॉबीज़ में है और हमें ये चीज़ें बच्चों को एनकरेज करने के लिए चाहिए क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व्ड है। क्योंकि आपको इनको जब कलेक्ट करना है, यू नीड मनी। यस सर, आपको राइट, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा और वन्स यू इन्वेस्ट वो आपकी अपनी एसेट मेकिंग है। आप एक ज़मीन खरीदने के लिए भी तो पैसा खर्च करते ही हैं। ठीक बिल्कुल, है जी। बिल्कुल, तो आप ये तो देखिए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके मैंने जो स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट किया तो मेरा ₹200 का एक अकाउंट खुला था फिलैटली का, शिमला में। स्टिल इट इज़ वर्किंग। आज उसको 15 साल से ऊपर हो गए हैं। वो चल रहा है अकाउंट जिसको कहते हैं। और आप उसमें जितने रुपए डालिए, 1000 डालिए, 500 डालिए, तो जब भी भारत सरकार कोई स्टैम्प इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जब भी कोई स्टैम्प रिलीज़ करता है, जी, तो डायरेक्टली मुझे मैं घर पे हूँ, नहीं हूँ, मेरे घर पे वो एक 6-7 स्टैम्प्स का जब हो जाता है उनका सेट, तो हमें यहाँ पे भेज देते हैं। आई विल गेट दैट स्टैम्प्स जिसको कहते हैं ना, तो मुझे भटकना नहीं पड़ता, ढूँढना नहीं पड़ता, वो चीज़ मुझे ऑटोमैटिकली घर ओके, पे पहुँच रही है। तो दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट हुँ, फॉर मेकिंग एन एसेट। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी वक़्त निकालें और इस चीज़ पे ध्यान दें कि और अपने जो जानने वाले लोग हैं उनको भी इस चीज़ कि आप अपना इतिहास इस चीज़ के थ्रू संजो सकते हैं। क्योंकि जब स्टैम्प बिल्कुल रिलीज़ सही होती कह है रहे मैं हो। आपको बताऊँ उसपे उसके बाद पहले ब्रोशर भी रिलीज़ होता है। ब्रोशर यानी इट्स अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्टैम्प। ठीक है जी? कि वो किस चीज़ पे रिलीज़ हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ चंबा में। यहाँ पे डीसी रहे थे देवेश कुमार जी। आज के टाइम पे हिमाचल सरकार में प्रधान सचिव के पद पे है वो। तो उनसे रिक्वेस्ट किया था उस ज़माने में और उसके बाद भी 1-2 बार मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका संदीप कदम जी, उनके टाइम पे भी मेरी एक एग्ज़िबिशन उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। चंद्रशेखर महादेव मंदिर पे स्पेशल कवर रिलीज़ हुआ था, जो साहू का मंदिर है। तो मैंने कहा था जी हमारा जो शहर है, चंबा जो शहर है, हालाँकि सरकार ने 2006 में इसके लिए मिलेनियम सेलिब्रेट कर दिया, जिसको कहते हैं बट हमारे पास राइटिंग में लिखा है कि इसकी स्थापना 920 ईस्वी में हुई है। यानी आज के समय में ये शहर 1104 साल पुराना शहर है। तो ये एक छोटी-मोटी बात नहीं है। हम एक ऐतिहासिक शहर में रह रहे हैं, इसकी प्रिज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। बट एक बेसिक चीज़ जो हम कर सकते थे चंबा के नागरिक अब देखिए मेरा कोई मैं ना किसी पोस्ट में हूँ, ना कुछ जो रुतबा हो, जो डिपार्टमेंट्स मेरी बात सुने या मेरे कहने पे चले, ठीक है? बट मैं ये चाहता था कि इस 1104 पुराने शहर के ऊपर एक स्टैम्प रिलीज़ होती, जिसे देख के हुँ, हमें भी एक प्राउड होता कि जब हम एक लेटर भेज अभी राखी थी, अगर आप लेटर भेजते उसके ऊपर एक ₹5 की चंबा की स्टैम्प लगती, तो आपको कितना गर्व होता कि वो स्टैम्प देश के अलग-अलग हिस्सों में जाती, जिसको कहते हैं। तो वो शिमला के सेंट पीटर्स कॉलेज पे रिलीज़ हो चुकी है, शिमला के गेयटी थिएटर पे रिलीज़ हो चुकी है, शिमला कालका रेलवेज़ पे रिलीज़ हो चुकी है, जो सिर्फ़ 100-100 साल पुरानी थी ये थी। पर इस 1100 साल पुराने शहर के ऊपर एक स्टैम्प रिलीज़ नहीं हो सकी, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था। कि वो एक प्रपोज़ल बना के भेजना पड़ता है और एक बिड लेनी पड़ती है और वो होता है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हिमाचल सरकार ये एजी ऑफिस शिमला के थ्रू चीफ पीएमजी ऑफिस के थ्रू और वो भारत सरकार करती है एक चीज़। बट अगर ये चीज़ हो जाती तो हमें एक गर्व की अनुभूति होती कि चंबा से एक स्टैम्प रिलीज़ हुई है। ठीक है? तो मैं चाहता था कि ये चीज़ भी हो। आपके माध्यम से आप मैं ठीक चाहता कह हूँ। रहे हो। ठीक कह रहे हो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कि हमें भी सुनने में मिलता है कि चंबा का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला है। यहाँ तक कि जैसा कि बताया जाता है कि सबसे पहला जो पावर स्टेशन था वो कलकत्ता में लगा था, उसके बाद जो दूसरा था वो चंबा में लगा था। बिल्कुल। फिर भी हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में आते हैं। वो इतना बड़ा दाग जो हमारे सर पे लगा है, वो आज तक कोई भी उसे धो नहीं पाया है। वो सर और हमारे चंबियालों मैं आपको और काट रहा हूँ, वो हमारे जी। चंबियालों की ही गलती है जिसको कहते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं हम लोगों की ही गलती है सर। अब जैसे हमने एक पॉडकास्ट देखा था एक डॉक्टर हैं जिन्होंने चंबा घाटी के ऊपर जो है रावी घाटी के ऊपर जो है उन्होंने पीएचडी कर रखी है। वो बता रहे थे कि चंबा एक ऐसा शहर हुआ करता था जिसे बसाया गया था
सोच समझकर। बिल्कुल। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होता था, सेक्टर सिस्टम होता था। बिल्कुल। वो कहाँ गया किसी को कुछ पता ही नहीं है। इट वाज़ अ प्लान्ड सिटी। राइट, राइट, इट वाज़ अ राइट प्लान्ड सर। चंडीगढ़ तो बिल्कुल, 60 में बसा 1960 में। बिल्कुल। चंबा वाज़ अ प्लान्ड सिटी इन 47 जिसे सही कहते हैं। बात है सर। कि राजा ऑफ चंबा जो चंबा के राजा रहे भूरी सिंह जी, और जो राजा रहे श्याम सिंह, जी। उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। राजा श्याम सिंह और राजा भूरी सिंह की। एक म्यूज़ियम जैसी चीज़ आपको मंडी में क्यों नहीं मिलती? सही बात है। आपको ये चीज़ हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर में क्यों नहीं मिलती? रियासत तो सिरमौर में भी थी, रियासत मंडी भी थी, रियासत उस ज़माने में शिमला में भी थी। शिमला में भी थी जी। पर हिमाचल जो आज का हिमाचल है उसका पहला म्यूज़ियम और भारत का छठा म्यूज़ियम चंबा में चंबा खुला में खुला था। 1908 में। जी, वो भी बिल्कुल। सोचिए 125 साल पुराना म्यूज़ियम है, उसके ऊपर भी स्टैम्प रिलीज़ हो सकती है, वो भी नहीं करते ये लोग जिसको कहते हैं। सही ठीक है। कह रहे हो सर। देखिए दूरगामी सोच वाले राजा थे हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। उन लोगों ने बहुत जी। अच्छे से इसे बसाया था और बहुत अच्छे से जी। बेशक हम अपने टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं बट ये है कि जब बात चंबा की आती है तो फिर थोड़ा बोलना भी पड़ता है कि नहीं सर, हम बिल्कुल ऑन टॉपिक बात कर रहे हैं क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पर यही है कि चंबा की जो खोई हुई जो विरासत है जी। उसे वापस हमारी आने वाली पुश्तों को लौटाना। तो जो बात आज हम कर रहे हैं, आज से 10-20 साल के बाद जब नए ज़माने की हमारी जो जनरेशन जब उसे देखेगी, तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं ऐसा भी हुआ करता था। पर हम अपनी मैं आपसे देखिए जो आप कह रहे हैं, जी, हम लोग अपनी जो हेरिटेज है या जो अपना इतिहास है, इसे मेरे हिसाब से तो बर्बाद करने पे ज़्यादा तुले हुए हैं। हम बचा ही नहीं रहे हैं। आप सही बोलिए कहा। कहाँ पे प्रिज़र्वेशन का काम हो रहा है? कहीं पे भी नहीं हो रहा है। चंबा की हेरिटेज के नाम पे हमारे पास देखिए एक शितला ब्रिज हुआ करता था पुराना। वो तोड़ा गया 2005 में। उसके जो रिमेन्स थे वो बचाए गए थे और कहा गया था कि यूज़ होंगे मंजरी गार्डन्स में। मंजरी गार्डन में जी। वो आज 21-22 साल हो गए तो वो पड़े हैं, कहाँ हैं किसी को नहीं पता। ठीक है जी। जी, चंबा की जेल खत्म हो गई। ठीक है, जो एक हेरिटेज मतलब एक स्ट्रक्चर था ना जी हमारे पास। बिल्कुल। आप कुछ भी बनाइए, म्यूज़ियम को एक बड़ा स्पेस दे सकते थे। आप अखंड चंडी को म्यूज़ियम कन्वर्ट कर दीजिए। अखंड चंडी के अंदर आप मेडिकल कॉलेज की क्लासेस चला सकते हैं, आप कॉलेज की क्लासेस चला सकते हैं। आप अखंड चंडी को म्यूज़ियम क्यों नहीं बना सकते? हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टी है। आप इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। आप फाइन आर्ट्स का कॉलेज खोल के उसको बचा सकते हैं। बट उसके अंदर जो प्लेन कलर्ड मिरर मैं आपको बता रहा हूँ वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। आज से 200 साल पहले। बेल्जियम से प्लेन कलर्ड मिरर यहाँ पे आया था। ठीक है जी, उसकी रिफ्लेक्शन इतनी गज़ब की थी कि पूरा महल चमकता था जिसको कहते हैं। बट कॉलेज बनने के बाद आज के टाइम में सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस में वो शीशे रह गए हैं, बाकी पूरा गायब है। रानी के महल में जो जनाना महल था, उसके अंदर सोने के पानी से नक्काशी हुई थी। ठीक है, कहाँ है वो? बर्बाद कर दिया हमने, खुद अपने हाथों से बर्बाद किया अपने है। हाथों से बर्बाद किया, ठीक है, उसकी देख रेख नहीं करी। हाँ, जो चंबा की रॉयल आइटम्स थी वो कुछ शिमला म्यूजियम में चली गई, कुछ भूरी सिंह म्यूजियम में रही, कुछ नेशनल म्यूजियम दिल्ली में चली गई, कुछ कोलकाता में चली गई। तो हाँ, जबकि ताम्रपत्र में हम सबसे रिच थे। हमारे पास बहुत अच्छा चंबा के जो राइटिंग्स में बहुत बढ़िया से ताम्रपत्र का हमारे पास रिकॉर्ड था। और राजा ऑफ चंबा ने विलिंगली, क्योंकि म्यूजियम उन्होंने खोला तो उन्होंने विलिंगली ये चीजें दी थी। ठीक है, बट फिर भी हमारे पास नहीं, हम नहीं बचा पाए। हम क्या बचा पा रहे हैं आज के टाइम में? गुलेर को आप हिमाचल में ही है, परागपुर गुलेर, उसको हेरिटेज विलेज कहा जाता है। शिमला को ही देख लीजिए, वहाँ 100 साल पुरानी बिल्डिंगों को बताया, पर हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं है। अखंड चंडी को बचाने की पहल कोई नहीं करता, जी, रंग महल को बचाने की पहल कोई नहीं करता। उसके अंदर आप मार्बल डाल रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप मॉडर्न काम कर रहे हो, तो आप क्या बचा रहे हो? आप उसको खत्म कर रहे हो। जो बचा भी है ना, वो उसको आप खत्म कर रहे हो। और चंबा के जितने भी प्लेसेस, बहुत से हिडन जेम्स हैं हमारे पास, ठीक है जी, जिसके ऊपर काम हो सकता है। आपको मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी दुकान है, मैंने आपको कहा कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। हमसे कई लोग आके पूछते हैं कि भाई टूरिस्ट आते हैं यूपी, ज़्यादातर देखिए गुजरात से, बंगाल से, महाराष्ट्र से बहुत से टूरिस्ट चंबा आते हैं। तो कई बार वो पूछते हैं कि जी चंबा जी, हम मंदिर तो देखा है लक्ष्मी नारायण का, इसके अलावा कहाँ जा सकते हैं? तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप भूरी सिंह म्यूजियम चले जाइए। वो भूरी सिंह म्यूजियम चले जाते हैं। उसके बाद उनके पास ना कहीं जाने की कोई जगह नहीं होती है। क्यों? इतना बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, बट हमने उनके लिए ना कोई क्राफ्ट विलेज तैयार किया, ठीक है जी, ना कोई हेरिटेज विलेज तैयार किया, ना उनको देखने लायक कुछ और बनाया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि हम कुछ नहीं कर पाए। चलो चंबा के नाम पे, जी, ठीक है जी। जी। अगर चंबा के पास मेटल क्राफ्ट है, आप इंटरव्यू ले चुके हैं अंकित वर्मा का, बिल्कुल सर, ठीक है जी। बिल्कुल। चंबा के पास स्टोन का
क्राफ्ट है, चंबा के पास हैंडीक्राफ्ट है, चंबा रुमाल है हमारे पास, ठीक है जी, हैंडीक्राफ्ट भी हमारे पास है। ये तो बेसिक है। चंबा के पास चमड़े का उद्योग है, क्योंकि हम चंबा चप्पल भी बनाते हैं। चंबा के पास चुक जरीस है, ठीक है जी, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स है, वैरायटी ऑफ थिंग्स है। वैरायटी ऑफ थिंग्स, बट आप बोलिए कि इनके लिए एक संयोजित जगह है कोई, मतलब सुनियोजित, आप रंग महल कोई अगर एक छोटा सा हॉल ये बाजार बना देते हैं इस तरह सरस की तरह या कुछ भी, कि जहाँ पे इन कारीगरों को इनके बैठने की जगह मिलती, जहाँ पे ये सब एक साथ काम करते और एक दुनिया देखने आती उनको, कि वहाँ पे वो बैठे, उनके काम को देखा जाता कि कैसे काम होता है, एग्जिबिट होता उनका सामान, वो सेल के लिए अवेलेबल होता। चंबा पेंटिंग्स देखिए, मिनिएचर आर्ट चंबा का कितना जबरदस्त मिनिएचर आर्ट, बसोली और चंबा जी, ठीक है जी। विजय शर्मा जी बचा गए थोड़ा मता काम, उन्होंने परीक्षित सर को बताया, उन्होंने कुछ लोगों को गाइड किया, पर कहाँ है उसके बाद? क्या चंबा में कोई मॉडर्न स्कूल है इस तरह से मिनिएचर आर्ट का? कोई भी स्कूल नहीं है चंबा में। कोई मेटल क्लास का है कुछ भी? आप 15-15 दिन की वर्कशॉप करा के उसका छोड़ देते हो, ठीक है जी। राम भरोसे सिस्टम, कोई डीसी साहब आएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा काम, ये बाकी अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये एक फ्रीक्वेंट चलने वाली बात होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए चंबा में जो मेटल क्राफ्ट को प्रमोट करे, जो हेरिटेज को प्रमोट करे, जो मिनिएचर को प्रमोट करे, जो स्टोन क्राफ्ट को प्रमोट करे। इन चीज़ों को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। इसी को देखने पे टूरिज्म भी बढ़ेगा, इसी को देखने पे हमारे लोकल लोगों को जो बेरोजगार है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, क्योंकि उनको घर में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर। और ये वाला पॉइंट जो है अंकित वर्मा ने भी अपने पॉडकास्ट में उठाया था और परीक्षित सर ने भी इसके ऊपर जो है विस्तार से बात करी थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी कोई एंटिटी उस तरह से है नहीं कि हम जाके एमएलए से या डीसी साहब से इस तरह से बात करें कि भाई आप ये चीज कीजिए। ये उनके अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि उन्हें ये चीज करनी है। चंबा को कुछ दे के जाइए जी, चंबा को दे के जाइए। ये मेरे काम नहीं आ रहा है, आई एम नॉट मिनिएचर आर्टिस्ट जिसको कहते हैं। मैं तो न्यूमिस्मेटिक कलेक्टर हूँ, मैं फिलेटली का कलेक्टर हूँ। आप मुझे स्पेस देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मैं तो कलेक्ट करके अपने घर में संभाल लूंगा। एसेट है, कहीं पे एग्जीबिशन का मौका मिलेगा तो आई कैन ब्रिंग इट टू दैट प्लेस। और आई बट आप इनको दीजिए जिससे चंबा को प्रमोशन मिले, जिसको कहते हैं। आप मिनिएचर आर्ट को प्रमोट करेंगे तो इससे चंबा को प्रमोशन मिलता है, आप मेटल क्राफ्ट को प्रमोट करेंगे तो इससे चंबा को प्रमोशन मिलता है। और जब आप ये प्रमोट करेंगे इससे आपका नाम भी चंबा के लोगों के दिलों में ना अमर हो जाएगा कि नहीं, फलाना डीसी आया था, इसने ये काम किया, फलाना एमएलए था, इसने ये काम किया। करके जाइए कुछ, जिसको कहते हैं। हम तो कहते हैं कि आपके पास बहुत से ऑप्शन है। अखंड चंडी, आप मेडिकल कॉलेज यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं ना, यहाँ नीचे कीजिए, अखंड चंडी को बनाइए। इतना बड़ा स्पेस है, आप स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप डीसी ऑफिस उठाइए यहाँ से, डीसी ऑफिस क्या कहते हैं मिनी सेक्रेटरीट के आसपास शिफ्ट कीजिए और यहाँ पे हेरिटेज स्कूल खोलिए, कुछ भी खोलिए जी, बहुत काम हो सकता है। टांकरी के ऊपर 1% काम नहीं हो रहा है चंबा में। टांकरी आज के टाइम में वो कहते हैं ना विलुप्ति के कगार के ऊपर पहुंची हुई लैंग्वेज है। 1 या 2 लोग पढ़ने वाले रह गए हुए हैं, ठीक है। हमारी हेरिटेज लैंग्वेज थी, आपको उसको पढ़ने के लिए आप शिमला जाना पड़ेगा जी। भोटी जैसे है या टाकरी है, इसको पढ़ने के लिए आपको शिमला जाना पड़ेगा। उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स लेके आके फिर उसके बाद आप पढ़ोगे। आप 15 दिन की वर्कशॉप लगा के तो नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, वो भी सबको पता है। भूरी सिंह म्यूजियम 15 दिन की वर्कशॉप लगा लेगा साल में एक बार, तो कितने कर बच्चे उसमें जुड़ पा रहे हैं? नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप पूरे साल क्लासेस लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है जिससे आप करेंगे तो चंबा का भी सुधार होगा, टूरिज्म भी इस चीज से बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इस चीज से बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों से एक सवाल करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे हिस्ट्री के चीजों को कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं, इनकी एक प्रदर्शनी मिंजर मेले में लगनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो प्लीज ऐसे कलेक्टर्स को आप प्रोत्साहित कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले जब सर ने हमें चंबा का पुराना कॉइन जब हमारे हाथ में पकड़ाया तो एकदम से एक जो एनर्जी को जो बूस्ट मिलता है वो हमें मिला। तो जब इस तरीके की प्रदर्शनियां जब लोगों को देखने को मिलेंगी तो अपने रूट्स से जुड़ेंगे, वो जानना चाहेंगे कि टाकरी कहाँ गई। हमें नहीं पता था उस कॉइन पे टाकरी लिखी है, तो आपने बताया। हमें भी नहीं पता कि टाकरी को कैसे पढ़ते हैं। आज शायद हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा होगा कि टाकरी दिखती कैसी है। सो ऐसा जरूर होना चाहिए, लोगों को अपने रूट्स के साथ जुड़ना चाहिए, तभी आगे जाकर वो अपनी कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टाकरी तो खत्म ही होगी। और हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो पुराने थे स्टेट टाइम के, जी सब टाकरी में थे। टाकरी, क्योंकि लिखा ही टाकरी में जाता था यहाँ पे, ठीक है जी।
बाद में ये उर्दू और इस तरह से होगा ना कि पर्शियन में अभी वो जो पहले उर्दू लिखी जाएगी, फिर पर्शियन में उसकी ट्रांसलेशन थी जिसको कहते हैं। अभी भी हुँ, पर्शियन, इंग्लिश और हिंदी आ गया, बट वो उसका वो जो तर्जुमा है वो पर्शियन है जिसको कहते हैं। पर्शियन है। उसको अभी चेंज करने को टाइम लगेगा। तो जी। मैं चाहता हूँ कि टाकरी पे भी काम हो, मैं चाहता हूँ मेटाक्राफ्ट पे भी काम हो, हुँ, हुँ। मैं चाहता हूँ हेरिटेज पे चंबा की काम हो। उसमें अगर देखिए कॉइन्स तो बहुत मतलब लीस्ट चीज़ आई जिसको कहते हैं, लास्ट में है जिसको कहते हैं। चंबा को अगर बचाने, चंबा की एक हेरिटेज को प्रिजर्व करने पे चकलियाँ मतलब हम एग्ज़िबिट कर, बाकी मैं अपने लेवल पे ये कह सकता हूँ कि आप न्यूमिस्मेटिक कलेक्ट कीजिए, आप हुँ। फिलेटली कलेक्ट कीजिए, आप अपने साथ भारत का इतिहास, विदेश का, देश का, ठीक है जी, हर तरह से दुनिया का इतिहास अपने साथ कलेक्ट करिए। आप दुनिया के अलग देखिए, जब स्टैम्प्स रिलीज़ होती है तो वो किसी एक पर्टिकुलर देखिए शख्सियत पे भी हो सकती है, नेचर पे हो सकती है, फ्लोरा, फ़ौना, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस पे होती है। अब मान लीजिए भारत के पास बहुत बड़े-बड़े शहर थे, धातु कला थी या सब चीज़, उनके ऊपर स्टैम्प्स रिलीज़ होती रहती हैं धीरे-धीरे। तो आप उनके बारे में जब जानेंगे तो आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं। नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है, इंटरेस्ट जागता है कि यार ये चीज़ भी थी, यार ये चीज़ भी थी, यार ये चीज़ भी थी। हुँ। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर आप उस चीज़ को गूगल करोगे कि भई मैं इसके बारे में और डिटेल लूँ। क्या पता कब आपका कौन-सा इंटरेस्ट इस चीज़ से भी जाग जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एसेट की तरह न्यूमिस्मेटिक और फिलेटली भी कलेक्ट करें और इतिहास को अपने एसेट बनाएँ। ये आपका एसेट बनेगा जिसको कहते हैं। सही बात है सर, क्या बात है! बहुत अच्छी बात आपने कही है। जतिन जायसवाल जी, आपके माध्यम से आज हमें चंबा का ऐतिहासिक कॉइन अपने हाथ में उठाने को मिला। हम अपनी रूट्स से जुड़ गए सर। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ यहाँ पे साझा करी हो। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी वो अच्छी लगी हो। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अगर आप इस पॉडकास्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग ही हैं जो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे कल्चर को ज़िंदा रखने का काम करेंगे। ये पॉडकास्ट स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाके इसे देख या सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।